हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के क्लास में कंटिन्यू करेंगे लास्ट क्लास के शुरू किए गए टॉपिक को, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे चेंज इन डिमांड कर्व को। चेंज इन डिमांड कर्व का टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया है और उसमें मैंने आपको बताया कि हम दो तरह के चेंज डिस्कस करेंगे। एक चेंज जो प्रोडक्ट के प्राइस में जब चेंज आएगा, उसके कारण क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगा, तब उसे हम मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व कह रहे थे। और उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन इन डिमांड कर्व। और हम लोगों ने देखा कि जब एक्सपेंशन होता है क्वांटिटी डिमांडेड में, तो डिमांड कर्व, सेम डिमांड कर्व में कंज्यूमर हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ कंट्रैक्शन इन डिमांड कर्व में या कंट्रैक्शन इन क्वांटिटी डिमांडेड में, जब प्राइस राइज करता है और क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो जाता है, घटता है, तो सेम डिमांड कर्व पे कंज्यूमर लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। और इस तरह से हम लोगों ने दो टाइप के चेंज डिस्कस कर लिए हैं अंडर द टॉपिक मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। आज की क्लास में हम नेक्स्ट टाइप ऑफ चेंज डिस्कस करेंगे, जो है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। हम बात करने वाले हैं डिमांड कर्व में शिफ्ट का मतलब क्या है, जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। उसी को आज हम एक्सटेंडेड फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे एंड देन हम उसके अंदर आने वाले जितने भी टर्म्स हैं उनको टैबुलर फॉर्म में एंड ग्राफिकल फॉर्म में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, जहां बात कर रहे हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। और शिफ्ट इन डिमांड कर्व के मीनिंग को तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बट एक बार और यहाँ पे हम उसकी मीनिंग को प्रॉपर, उसके डेफिनेशन को या मीनिंग को आप जो कहें वो हम लिख लेते हैं। एंड द मीनिंग ऑफ शिफ्ट इन डिमांड कर्व इज when quantity demanded changes due to change in any factor other than the own price of the commodity. It is known as change in demand. इसे हम क्या कहेंगे? चेंज इन डिमांड। इट इज expressed graphically as shift in demand curve। इसी को जब हम ग्राफिकली एक्सप्रेस करेंगे
तो उसे हम कहेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्या है देखो, तो जब क्वांटिटी डिमांडेड किसी भी कमोडिटी का चेंज करेगा ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर अदर देन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कहने का मतलब है कि कमोडिटी के प्राइस के अलावा बाकी के जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें जब चेंज आएगा और उस चेंज के कारण क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगा तो उसे ही हम क्या कहते हैं, नोन एज चेंज इन डिमांड, उसे ही कहते हैं चेंज इन डिमांड। और इसी को जब हम ग्राफिकली दिखाएंगे तो ये बन जाता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। जब हम ग्राफिकली इस चेंज को एक्सप्रेस करते हैं तो इसे हम कहते हैं चेंज इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब है कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व के अंदर हमें दो तरह के चेंज देखने को मिलते हैं, हमें दो अलग अलग टाइप ऑफ चेंज देखने को मिलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व के अंदर, जिसमें से फर्स्ट टाइप ऑफ चेंज जो है वो है आपका increase in demand। फर्स्ट है हमारा इंक्रीज इन डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड के अंदर आपको दो तरह के चेंज याद रखने हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। तो हम लोग वन बाय वन करके इंक्रीज और डिक्रीज के मीनिंग को समझेंगे। इंक्रीज इन डिमांड को सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, इसके मीनिंग को हम लिख लेते हैं कि मीनिंग क्या है इंक्रीज इन डिमांड का। आफ्टर दैट चलेंगे इसके एक्सप्लेनेशन पे एंड इसके कॉजेस पे। सो इंक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू, जिसको आप लिखोगे इट रेफर्स टू it refers to a rise in demand, a rise in demand of a commodity caused by caused due to change wait a second, caused due to any factor other than own price of the commodity। ठीक, क्या हो जाएगा आपका कि इंक्रीज इन डिमांड का मतलब हो गया कि जब भी किसी भी कमोडिटी के प्राइस के अलावा बाकी के फैक्टर के चेंज होने के कारण किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड अगर इंक्रीज हो जाती है तो उसे हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। और इंक्रीज इन डिमांड को ही हम देख सकते हैं कि ग्राफिकली जब हम इंक्रीज इन डिमांड को एक्सप्रेस करेंगे, या कहें कि इसका जब हम एक्सप्लेनेशन करके देखें तो हम किस तरह से इंक्रीज इन डिमांड को ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन में टेबल एंड डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं जिसमें हम इंक्रीज इन डिमांड को एक्सप्रेस करेंगे।
यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जो होगा उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, सेम प्राइस पर अगर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है तो वो आपका कहलाता है इंक्रीज इन डिमांड। सिंपल वर्ड्स में इसको हम इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। नाउ इंक्रीज इन डिमांड को जब हम टैबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो एक तरफ हम लेंगे प्राइस, जिसको हम रुपीस में लेंगे, और दूसरी तरफ हम लेंगे क्वांटिटी डिमांडेड, जिसको हम यूनिट्स में लेंगे। अब आप देखो कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो देखो, सपोज प्राइस जो है वो है आपका 10 रुपीज़ पर यूनिट, ठीक, एंड क्वांटिटी डिमांडेड है 100 यूनिट्स, ओके। फिर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट आपका सेम है 10 रुपीज़ पर यूनिट, बट क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई और बढ़ के हो गई 200 यूनिट्स। यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज कर गई है, और जबकि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट में कोई चेंज नज़र नहीं आया। तो प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, बट क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर जाए, इसे कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। अब इसी इंक्रीज इन डिमांड को जब हम ग्राफिकली एक्सप्रेस करेंगे तब देखिए कि किस तरह से ये हमें किस तरह का चेंज दिखाता है। और जैसा कि हमने देखा था मूवमेंट में सेम डिमांड कर्व में चेंज हो रहा था, क्या शिफ्टिंग में भी वही होगा या यहाँ पे डिमांड कर्व बदल जाएगा? तो किस तरह के चेंजेस होंगे हमने वो जानने हैं। ग्राफिकली हम लोगों को वो सारे चेंज समझ में आ जाएंगे। एक्स एक्सिस पर हम क्वांटिटी डिमांडेड लेंगे, यूनिट्स में, वाई एक्सिस पर हम प्राइस लेंगे रुपीस में। प्राइस जो है वो हम 5 के गैप पे लेते हैं, 5 देन 10, और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो हम ले लेते हैं 100 देन 200 देन 300, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले तो डिमांड कर्व बना लेते हैं, और डिमांड कर्व हम कुछ इस तरह से बनाएंगे कि व्हेन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज ₹10 देन क्वांटिटी डिमांडेड इज 100। तो दोनों का कॉमन पॉइंट हम देखेंगे, प्राइस इज 10 एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज 100। तो दोनों का कॉमन पॉइंट यहाँ पे बना, ठीक। इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट ए, और यहाँ पे हम बना लेते हैं डिमांड कर्व जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रहा है, दैट इज, इसको नाम दे देंगे हम D1, ठीक है। इस डिमांड कर्व को हम नाम दे देते हैं D1। अब क्या हो रहा है कि प्राइस उतना ही है बट क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया 200। तो अब हम इन दोनों के कॉमन पॉइंट को देखते हैं, तो प्राइस इज 10 एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज 200। तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट बना यहाँ पे, जिसको नाम दे देंगे पॉइंट बी। और अब हम नया डिमांड कर्व बनाएंगे, और नया डिमांड कर्व हमें देखने को मिल रहा है D2। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, तो पहले जो है डिमांड कर्व था D1 और कंज्यूमर थे पॉइंट ए पर, ठीक। फिर प्राइस कांस्टेंट रहने पर क्वांटिटी डिमांडेड के बढ़ने के कारण डिमांड कर्व हमारा शिफ्ट कर चुका है फ्रॉम D1 टू D2 और कंज्यूमर भी पॉइंट ए टू मूव कर चुके हैं पॉइंट बी। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि D1 जो है वो D2 के लेफ्ट साइड में, या इसको ऐसे समझो कि अगर आप पॉइंट ए पर हो
तो पॉइंट बी आपके राइट हैंड साइड पर पड़ेगा। तो इंक्रीज इन डिमांड के केस में डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाता है किधर, तो राइट वर्ड, जिसको आप कह सकते हो फॉरवर्ड। या तो इसको आप बोलो कि फॉरवर्ड शिफ्टिंग हुई है, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो कि राइट वर्ड शिफ्टिंग हुई है। अगर आप पॉइंट ए पे हैं तो पॉइंट बी आपके आगे की तरफ होगा, या फिर अगर आप पॉइंट ए पे हैं तो पॉइंट बी आपके राइट हैंड साइड पर होगा। तो या तो इसको राइट वर्ड शिफ्टिंग कहेंगे, या तो इसको फॉरवर्ड शिफ्टिंग कहेंगे, और इस तरह का चेंज हमें नजर आएगा इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड या इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड एट ए कांस्टेंट प्राइस। अगर प्राइस कांस्टेंट है तब आपको इस तरह का चेंज नजर आएगा। अब सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इंक्रीज इन डिमांड के कॉजेज़ क्या लिख सकते हैं हम, इसके कारण क्या हैं। तो कारण में तो लिख दिया कि अदर डिटर्मिनेंट्स के चेंज होने के कारण, बट किस तरह से चेंज होने के कारण, तो कॉजेज़ में आप लिख सकते हो कि अदर डिटर्मिनेंट्स जितने भी हैं उन तमाम डिटर्मिनेंट्स को वन बाय वन करके पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं और उसमें होने वाले चेंज को आप बता सकते हो। जैसे प्राइस तो कांस्टेंट है तो उसको छोड़ दिया जाए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, तो प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज़ में दो तरह के गुड्स हम लोगों ने पढ़े थे। रिलेटेड गुड्स में दो तरह के गुड्स पढ़े हम लोगों ने, एक तो सब्स्टिट्यूट और दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में याद है क्या हो रहा था, डायरेक्ट रिलेशनशिप था प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, और कॉम्प्लीमेंट्री के केस में था इनवर्स रिलेशनशिप। तो क्या हो सकता है आपका कि अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज की हम बात कर रहे हैं तो रिलेटेड कमोडिटी के केस में अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, चलो पहले सब्स्टिट्यूट की बात कर लो, अगर सब्स्टिट्यूट गुड है तो उस केस में एक वस्तु की कीमत अगर कम होती है, प्राइस अगर राइज करेगा तो दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड की क्वांटिटी डिमांडेड जो होगी वो बढ़ेगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये एक कारण होगा। वहीं पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में आप क्या लिखोगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस फॉल करता है तो उस स्थिति में जो अदर रिलेटेड गुड है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि किस तरह से आपके अदर फैक्टर्स में चेंज आता है और उसके कारण आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज करती है। ठीक उसी तरह से चेंज इन इनकम में आप लिख सकते हो राइज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तब भी क्या होगा, प्राइस में चेंज नहीं भी होने से, रियल इनकम के बढ़ जाने से कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करेंगे और उस केस में आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अगर चेंज होता है, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, तो उस केस में भी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो आपकी चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ये आपको इंक्रीज इन क्वांटिटी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इंक्रीज इन क्वांटिटी जो है वो कब होगा, अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज होगा। फ्यूचर में प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में आपको एक्सपेक्टेशन है कि वो बढ़ जाएगा, तो प्रेजेंट टाइम पे आप सोचोगे बाद में महंगा क्यों खरीदें, अभी ही ज़्यादा सामान खरीदते हैं एंड देन क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, इवन प्राइस कांस्टेंट होगा। तो ये कुछ कारण हो जाएंगे आपके क्वांटिटी में इंक्रीमेंट के, इवन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट चेंज नहीं भी होगा तब। और भी पॉइंट्स आप लिख सकते हो, अगर राइज होता है पॉपुलेशन, राइज इन साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, तो उस केस में भी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह से वेदर जो है वो चेंज होता है तब क्वांटिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी। एंड अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो रहा है इनकम का,
तो उस केस में भी क्वांटिटी डिमांडेड, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के केस में भी क्वांटिटी डिमांडेड आपकी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू अर्लियर, इवन प्राइस में चेंज नहीं भी आएगा तब भी। और इस तरह से इंक्रीज इन डिमांड आपको देखने को मिलता है इन कुछ कारणों के कारण, या इन कुछ रीजंस हैं जो काम करते हैं इंक्रीज इन डिमांड के पीछे, और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है इवन प्राइस में इंक्रीमेंट नहीं भी होता तब भी। इसके साथ आपका इंक्रीज इन डिमांड जो है ये कंप्लीट हो जाता है। और अब हम लोग सेकेंड टाइप पे चलेंगे, दैट इज डिक्रीज इन डिमांड, कि डिमांड में जब डिक्रीमेंट होता है तब किस तरह से चेंज आता है और उस चेंज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो, डिक्रीज इन डिमांड का मतलब हो गया कि इट रेफर्स टू राइज, इट रेफर्स टू नॉट राइज, डिक्रीज का मतलब होता है कम होना, तो इट रेफर्स टू फॉल इन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी ड्यू टू एनी फैक्टर अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी के क्वांटिटी डिमांडेड में को अफेक्ट करने वाले अदर फैक्टर्स जब चेंज करेंगे प्राइस को छोड़कर, ओन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट को छोड़कर, देन उसके कारण अगर उसकी क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएगी तो उसे कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड। अब इस डिक्रीज इन डिमांड को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। तो सेम हम यहाँ पे वही टेबल और डायग्राम यूज़ करेंगे, बस यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, प्राइस कांस्टेंट रखते हैं एंड क्वांटिटी डिमांडेड को यहाँ पे अगर हम बदल दें तो सपोज कि जब प्राइस है 10 रुपीज़ पर यूनिट एंड क्वांटिटी डिमांडेड इनिशियली है सपोज 200 यूनिट्स, बाद में प्राइस में कोई चेंज नहीं आया बट क्वांटिटी डिमांडेड घट गई, तो इसे क्या कहेंगे, तो ये हो जाएगा आपका डिक्रीज इन डिमांड, ये कहलाएगा डिक्रीज इन डिमांड। और इसी को अब अगर हम लोग ग्राफिकली देखते हैं तो ग्राफिकली हम डिक्रीज इन डिमांड को बनाकर देख लें, ये मैं आपको फ्रेश बनाकर दिखाऊं तो यहाँ पे आपको जो चेंज नज़र आएगा वो डिक्रीज इन डिमांड को एक्सप्लेन करेगा। जैसे इंक्रीज इन डिमांड में डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट किया था, ठीक उसका इन्वर्स डिक्रीज इन डिमांड में आप देखो कि डिमांड कर्व किधर शिफ्ट करता है। अब देखो, जब प्राइस है 10 रुपीज़ देन क्वांटिटी डिमांडेड है 200 यूनिट्स, प्राइस है 10, क्वांटिटी डिमांडेड है 200, दोनों का कॉमन पॉइंट हो गया पॉइंट ए। डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग, दैट इज D1, ओके। फिर प्राइस 10 है बट क्वांटिटी डिमांडेड घट गई, 200 से घट करके हो गई है 100 यूनिट्स, तो 10 तो रह गई, साथ में इन दोनों का कॉमन पॉइंट 100 के साथ यहाँ आता है, दैट इज पॉइंट बी। नया डिमांड कर्व बनाएंगे तो ये बन गया आपका D2। अब इस केस में आप देख सकते हो कि डिमांड कर्व जो है वो पहले था आपका D1, अब हो गया है D2। पहले कंज्यूमर थे पॉइंट ए पर, अब पहुंच गए हैं पॉइंट बी पर। आप देखो डिमांड कर्व में शिफ्टिंग किधर हो रही है, अगर आप पॉइंट ए पे हैं तो पॉइंट ए से पॉइंट बी आपके लेफ्ट हैंड साइड पर पड़ेगा, ठीक उसी तरह से अगर पॉइंट ए पे हैं तो पॉइंट बी आपके पीछे की तरफ पड़ेगा, ठीक है, बैकवर्ड पड़ेगा। तो डिक्रीज इन डिमांड में जो आपका डिमांड कर्व है वो या तो बैकवर्ड शिफ्ट करेगा या इसी को हम कहते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। डिमांड कर्व शिफ्ट करता है लेफ्ट हैंड साइड पर, तो लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग आपको देखने को मिलती है या फिर बैकवर्ड शिफ्टिंग आपको मिलती है जब कांस्टेंट प्राइस पर क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज कर जाती है देन। तो क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे डिक्रीज हो रही है और डिमांड कर्व हमारा लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड
शिफ्ट कर रहा है। इंक्रीज के केस में ये हमारा राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहा था और डिक्रीज के केस में ये लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो रहा है। अब हम बात करते हैं कॉजेस की कि कारण क्या है। तो देखो, कारणों की जब बात करेंगे तो डिक्रीज इन डिमांड कब होगा? अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में हम बात कर रहे हैं रिलेटेड गुड्स के प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की, तो उस केस में अगर गुड्स सब्स्टिट्यूट है तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में अगर प्राइस फॉल करेगा तो रिलेटेड गुड का जो डिमांड है वो भी घट जाएगा बिना उसके प्राइस में कमी हुए। इन सारी बातों को हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो तब दूसरे वस्तु का जो डिमांड है वो घट जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा कारण में? तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि अगर इनकम ऑफ द कंज्यूमर घटता है, रियल इनकम कंज्यूमर का चेंज हो जाता है और चेंज कुछ इस तरह से कि इनकम घट गया, तो उस केस में क्वांटिटी डिमांडेड जो होगी वो घट जाएगी, इवन प्राइस में चेंज नहीं होगा तब भी। उसके अलावा अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस लोगों का चेंज हो जाता है, पहले जिस वस्तु को आप खरीद रहे थे पसंद आ रहा था, अब आपको वो नहीं चाहिए, पसंद नहीं आ रहा है, तो आप उसकी क्वांटिटी डिमांडेड घटा दोगे बिना उसके प्राइस में चेंज हुए। नेक्स्ट है कि अगर फ्यूचर में लग रहा है कि किसी भी प्रोडक्ट की कीमत कम हो जाएगी, घटेगी, तो लोग प्रेजेंट में उसके डिमांड को घटाते हैं और इस तरह से क्वांटिटी डिमांडेड घट जाती है, इवन प्राइस में चेंज नहीं भी होगा देन। नेक्स्ट है अगर पॉपुलेशन घटता है, किसी भी देश की जनसंख्या में कमी आती है, तो उस केस में भी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो घट जाएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर इनकम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, अनइक्वल है, तो उस केस में क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है, इवन प्राइस में चेंज नहीं भी होता है उसके कारण। और इस तरह से ये कुछ कॉजेज हो गए आपके डिक्रीज इन डिमांड के, जो आपको जानने हैं, पढ़ने हैं, याद रखने हैं। और इन्हीं कारणों के साथ जो हमारा डिक्रीज इन डिमांड का कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीट होता है। तो हम लोगों ने इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड को एक्सप्लेन कर लिया है अंडर द टॉपिक शिफ्ट इन डिमांड कर्व में। और हम लोगों ने देखा कि इंक्रीज इन डिमांड के केस में डिमांड कर्व जो है वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करता है और डिक्रीज इन डिमांड के केस में डिमांड कर्व लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करता है। तो आपको बहुत बेसिक चीज़ें याद रखनी है मूवमेंट एंड शिफ्टिंग में। मूवमेंट में आप याद रखोगे दो वर्ड्स, एक्सटेंशन, कंट्रैक्शन। क्यों होता है? प्राइस में चेंज होने के कारण। एक्सटेंशन में क्या होता है? सेम सप्लाई कर्व पे हायर से लोअर पॉइंट की तरफ, लोअर से हायर पॉइंट की तरफ मूवमेंट होता है। और कंट्रैक्शन इन डिमांड में सेम सप्लाई कर्व पे आपके लोअर से हायर पॉइंट पे चेंज होता है। नेक्स्ट है शिफ्ट इन डिमांड कर्व में आप याद रखोगे यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, तो इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, जहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है डिमांड में ड्यू टू चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स व्हेन ओन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। इंक्रीज इन डिमांड में डिमांड कर्व शिफ्ट करता है राइटवर्ड या फिर फॉरवर्ड, एंड डिक्रीज इन डिमांड में डिमांड कर्व शिफ्ट करता है बैकवर्ड या उसको कहेंगे लेफ्टवर्ड। इसी के साथ हमारा जो टॉपिक चल रहा था चेंज इन डिमांड कर्व या चेंज इन डिमांड, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे और आज के क्लास को हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।